तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 16 तारीख से हम जो है ना क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर देंगे वापस। लेकिन ड्यू टू फीवर हो चुका है तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है ना। आज भी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आज एटलीस्ट 2 वीडियोस में डालूं, ताकि आपका एग्ज़ाम पास है तो एटलीस्ट 1-2 बुक के क्वेश्चंस जो है हम कवर कर पाएँ। तो आई होप आप लोगों ने जो सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डालकर बनाने की कोशिश की होगी, या फिर कुछ भी डाउट है तो अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टारगेट ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन ग्रुप में। अब आपका काम यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। शुरू करते हैं। परिमित संख्या का उदाहरण है। परिमित का मतलब है फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है सीमित। और सीमित की अगर हम बात करें तो समुद्र में पानी की मात्रा और तारों की संख्या या बोले गए शब्द। अब बोले गए शब्द में कुछ सस्पेंस हो सकता है कि हम कुछ लेटर्स बोलें तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे कक्षा की विद्यार्थियों की संख्या जो है ना वो हम प्रॉपरली गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। प्रतिदृश गठन ढांचे का मुख्य सिद्धांत क्या है, यानी सैंपलिंग का जो है वो मेन प्रिंसिपल क्या है। प्रायिकता सिद्धांत, संख्यांकी नियमितता नियम, महक जड़ता नियम। तो ये सारे ही नियम जो है आपके होते हैं। प्रायिकता सिद्धांत, जब आप बोलो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट आता है तो आप एक चीज ध्यान रखोगे कि इसमें कोई भी स्टेटमेंट आता है तो आप कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर और लाप्लेस का नाम याद रखोगे। काफ़ी बार स्टेटमेंट पूछ लेता है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात करें कि संख्यांकीय का नियमितता नियम, यानी लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी, तो इसमें प्रोफेसर किंग का आपको ध्यान में रखना है। और ये बेसिकली रेलवेज और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए यूजफुल होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो साथ साथ में आपको थोड़ा थोड़ा एडिशनल चीज़ें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, प्रायिकता का तो सीधा सा मतलब है कि ये जो है देव रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसमें या तो घटना घटित हो सकती है या नहीं हो सकती, बस यही आपको, यानी इसको हम संयोग या संभावना का गणितीय माप कह सकते हैं। अगर संख्यांकीय नियमितता की बात करें तो इसमें क्या होता है कि गणितीय प्रायिकता के सिद्धांत पे काम करता है ये। और इसमें क्या है कि मतलब बड़े समूह से हम कोई भी जो है रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से काफ़ी बड़ी मात्रा में अगर हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी जनसंख्या है 1 लाख, और उसमें से लगभग आपने 80,000, 10 लाख है तो 8 लाख, और 1 लाख है तो 80,000 आपने सेलेक्ट किया, तो उसमें आपका ये रहेगा कि वो बड़े प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व करेगा ही करेगा। तो ये आपका संख्यांकीय नियमितता का नियम होता है, स्टैटिकल रेगुलरिटी का। इसमें आपको कोई भी स्टेटमेंट दे तो प्रोफेसर किंग का नाम याद रखना है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज सैंपल, जो हम महक जड़ता का नियम कहते हैं, तो इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है बाउले का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बाउले जो है बहुत बड़ा योगदान है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें सिंपल सा रूल है कि व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल इकाइयां हैं वो बार बार बदल सकती है, लेकिन जो आपकी लार्ज है या फिर समस्त समूह है ना, उसकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होती है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि एक जगह आप ये सोचते हो कि कहीं पे 10 लोगों ने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दी, तो ये इंडिविजुअल में आपका चेंजेस ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप 100 पूरे पॉपुलेशन की या फिर पूरे पॉपुलेशन की बात करोगे तो उसमें चेंजेस बहुत धीरे धीरे आता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निश्चितता की स्थिति में, यानी आपको पता है कि निश्चित है, उसकी स्थिति में प्रायिकता का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि कुछ चीज़ निश्चित है। यहाँ पे -1 नहीं दिया हुआ, ना ही आपका और कुछ दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर नहीं होना तो फिर 0 है, और अगर होना है तो फिर 1 है। भाई आपकी जो निश्चित है कोई कार्य करना तो वो 1 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। प्रतिचयन के आवश्यक तथ्य क्या है। प्रतिचयन के लिए प्रतिनिधित्व करना चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, डेटा जो है सजातीयता का गुण होना चाहिए उसमें, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जब प्रतिदर्श में से चुनी गई इकाई को पुनः शामिल किया जाता है, यानी रिप्लेसमेंट किया जाता है, तो क्या होगा, तो समग्र का आकार क्या है, स्थायी ही रहता है। बिकॉज अब मान लीजिए कि 10 में से 1 को आपने सेलेक्ट किया, फिर वापस मिला के आप सेलेक्ट करना चाहो, तो आपके जो डाटा है वो तो आपका कितना रहेगा, स्थिर ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। समष्टि की वे इकाइयां जिनमें समष्टि के अभिलक्षणों के संख्यांकीय मान होते हैं। क्या बोला हुआ है, समष्टि की वे इकाइयां जिसमें समष्टि के अभिलक्षणों का संख्यांकीय मान होता है।
तो एक चीज सोचिए कि आपका समष्टि बोला है तो पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से रिलेटेड अगर कोई माप है, संख्यांकीय मान जो निकालता है वो क्या निकालता है, पैरामीटर, तो यहाँ पे प्राचल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक श्रेष्ठ आंकलन के मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है, अनभिन्नता, दक्षता और संगीति, ये सभी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप एक श्रेष्ठ आंकलन के आंकलन का जो है मूल्यांकन करना चाहते हो। तो भिन्नता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए। जब समग्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब समग्र में सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावना हो तो उसमें हम क्या बोलेंगे, तो सीधा सा मतलब देव प्रतिचयन है, या फिर आपका जो है रैंडम सैम्पलिंग मेथड बोल सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, संयोग निदर्शन रीति हो जाएगी, संयोग निदर्शन रीति, बिकॉज ये जो क्वार्टर सैम्पलिंग है या फिर सत्रित है, क्रमबद्ध है, ये आपकी क्या आती है, कुछ एक मिक्स में आती है, कुछ एक अलग मेथड में आती है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के लिए विधि काम में ली जाती है, कौन सी विधि काम में ली जाती है, अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें हम कौन सी काम लेंगे, ये ढोल घुमाकर हम क्या ले सकते हैं, यादृच्छिक संख्याओं का, लॉटरी से, तो हमें तो रैंडम लेना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो उपयुक्त सभी हो जाएगी। मैं आप लोगों को सैम्पलिंग से रिलेटेड जो विधियां हैं और कहाँ कहाँ पे उपयोगी हो सकती है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लेना, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे क्वार्टो आएगा, कहाँ पे जो आपका सीक्वेंसुअल आ रहा है ना, दिक्कत होती है, तो उस चीज़ को आपको उस वीडियो के माध्यम से समझ लेना है, ताकि आपको समझना है, उसको रटना नहीं है, बिकॉज अगर आप समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का गुण नहीं है, गुण पूछा है, देखिए व्यक्तिगत अभिन्नति से मुक्त है, तो ये बात सही है। समष्टि के सभी अभिलक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही बात है। लागत व समय में कमी नहीं, ये नहीं वाला जो है वर्ड है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। परिशुद्धता की मात्रा का सही आंकलन, तो ये भी सही है। तो आपका जो गुण की बात करिए कि गुण नहीं है, तो उसमें ये एक ही गुण है जो आपका इसमें नहीं है। जब समष्टि को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गों में विभाजित किया जाता है, इसमें वर्गों में विभाजित किया जाता है, तब आपकी कहाँ पे आ जाएगी, सत्रित चयन प्रतिचयन आ जाएगा। ये मिक्स है, ये मिक्स मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले आप लोग क्या करते हो, डेटा को अपने हिसाब से उसको आधार पे वर्गों में बांट लेते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं आधार पे वर्गों का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कोई कंपनी है उसमें कर्मचारी है, तो उसमें आप पहले मान लो कि मेल और फीमेल में बांटा, फिर उसके बाद आपने प्रतिचयन किया, तो ये मिश्रित होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, नॉन रैंडम किया, और यहाँ पे क्या किया है आपने, रैंडम किया, तो ये मिश्रित होती है। इसमें आपको टाइप्स आपको पता होनी चाहिए सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ मैं। आप ये वीडियोस 2x पे देख सकते हो, ताकि आपका समय थोड़ा बच जाए, है ना, क्योंकि फास्ट मोड में देख सकते हो, लेकिन देखनी ज़रूर है। 1 से 2 बार देखो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादातर जो है ऑप्शन के माध्यम से करने पड़ेंगे। जब किसी कंपनी का उत्पादन से पूर्व बाजार का सर्वेक्षण कराना हो तो कौन सी रीति काम में ली जाएगी। यहाँ पे बात की कि पूर्व है ना, प्रोडक्ट हमने अभी तक लॉन्च नहीं किया, उससे पहले करेंगे, तो उससे पहले के लिए आप क्या करोगे, सत्रित प्रतिचयन, मल्टी फेज या मल्टी स्टेज जो है सैम्पलिंग होती है, उसका आप सहारा लोगे, क्योंकि उसमें आप डिवाइड करते हो, उसके बाद रैंडमली सिलेक्ट करते हो। सत्रित प्रतिचयन का दोष नहीं है, कौन सा दोष नहीं है, अधिक लागत, योग्य व निगुण पर्यवेक्षकों का अभाव, क्रमबद्ध समरूप इकाइयों का समावेश, तो ये आपका इसका दोष नहीं है, समरूप इकाइयों का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समष्टि की परिमित होना आवश्यक है, समष्टि का परिमित होना आवश्यक है, फाइनाइट होना आवश्यक है, तो ये किस में होता है, ये आपका बेसिकली क्रमबद्ध में होता है, सीक्वेंशियल में, जबकि ये अन्य मेथड्स में आता है, आपके नॉन रैंडम और इसमें नहीं आता। इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा क्रमबद्ध के बारे में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं एक वीडियो के अंदर आपको सभी चीज़ें ये कवर करवा दूंगा, ताकि आपको बार बार नहीं देखना पड़े। इसमें क्या होता है कि पहले जब आप किसी बात करते हो कि इसमें आकार से पहले निश्चित नहीं होता कि हमें क्या करना है, कितना लेना है। इसमें पूरा जो सैंपल होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका सैंपल का आपने सैंपल लिया है, तो उसकी पूरी जांच होगी, और जांच होने के बाद आप एक्सेप्ट या ठीक है डिनाई करोगे। ठीक है, इसमें समष्टि के क्रमबद्ध प्रतिचयन में, तो इसमें परिमित होना आवश्यक है, अदरवाइज परिमित नहीं है तो आप फिर क्या पे जांच कर पाओगे सभी चीज़ों की। गुच्छ प्रतिचयन का गुण है, कौन सा गुण है, देखिए, कम लागत, सही बात है, कम लागत, उप समूहों का अध्ययन, विस्तृत क्षेत्र, उपयुक्त सभी, तो ये तो सभी है।
ठीक है, कम लागत भी है और उन समयों का अध्ययन है। आप यहाँ पे देखिए एक चीज देख लीजिएगा कि आपको जो पॉइंट पता है उसको क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे 2 से ज्यादा अगर हो गए तो आपको पता है कि उपयुक्त सभी आएगा। भारत सरकार के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जन्म व मृत्यु दर ज्ञात की जाती है। कैसे ज्ञात की जाती है? ये आपके गुच्छ प्रतिचयन से ज्ञात की जाती है। एक शोधार्थी कुल जनसंख्या का 100 का प्रायिकता प्रतिशत चुनता है। क्या करता है? एक कुल जनसंख्या में 100 का जो है प्रायिकता प्रतिशत चुनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यादृच्छिक प्रतिचयन बोलेंगे या प्रतिदर्श बोलेंगे, है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या फिर रैंडम सैम्पलिंग। निर्णयन का प्रतिचयन एक प्रकार है, तो ये तो नॉन रैंडम हो जाएगा, बिकॉज आप अपने विवेक से कर रहे हो, अपने हिसाब से करोगे। ठीक है, गैर प्राथमिकता चयन प्रतिचयन। प्रतिचयन का उद्देश्य क्या है? परिकल्पना की जांच करना, संख्या प्राचलन का आकलन करना। तो ये बात भी सही है, दोनों ही सही है। तो आपका इनमें से कोई नहीं है, ये तो ऑप्शन अपने आप ही कट जाता है। ठीक है, तो रहा आपका थर्ड ऑप्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको अपने हिसाब से अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हो तो हो जाता है। प्रतिचयन बताता है, अब आपको पता है समय और पैसा दोनों बचाता है, इसलिए तो हम सैम्पलिंग करते हैं, अदरवाइज तो हम पूरा पॉपुलेशन को भी यूज कर सकते हैं, तो उपरोक्त हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। कोटा प्रतिचयन है एक है। कैसी विधि है कोटा प्रतिचयन विधि? देखिए ये आपकी कैसी है? ये आपकी नॉन रैंडम है। कैसे है नॉन रैंडम? इसमें होता क्या है, इसमें निश्चित भागों में बांट लिया जाता है और इसमें पहले ही बता दिया जाता है कि किस भाग से कितनी इकाइयां चयन होगी। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, उसके अंदर हमारा जो है फिक्स रहता है कि इतनी इतनी पोस्ट जनरल से, इतनी ओबीसी से, इतनी है, हम इतना ही चयन करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका ज़्यादातर क्या होता है कि पब्लिक ओपिनियन या बिजनेस सर्वेज के माध्यम से किया जाता है, तो उसके लिए उपयुक्त रहती है। जैसे बिजनेस है उनके लिए ये चीज़ें क्या है, कोटा प्रतिचयन जो है आपका सही रहता है। निर्णय प्रतिचयन एक प्रकार है, तो ये तो नॉन रैंडम हो जाएगा, पहले ही हमने देखा। प्रतिदर्श के बढ़ने पर प्रतिचयन त्रुटि जो होती है वो क्या हो जाती है, घटती है, बिकॉज हमारा जितना बड़ा जो है सैंपल साइज होगा उसमें एरर जो है बहुत ही कम परसेंटेज में आता है। निदर्शन अध्ययन की प्रक्रिया है, किसका अध्ययन हम करते हैं? हम करते हैं पॉपुलेशन का अध्ययन। ठीक है, जनसंख्या के बारे में हम अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प है? तो इसमें देखिए पहले और पश्चात नियंत्रण समूह के साथ अभिकल्प, तो ये तो नहीं होगा। कारकीय अभिकल्प, एक समूह और पश्चात अभिकल्प, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ना तो पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी दी हुई समग्र से प्रतिदर्शित का चयन करने की गैर यादृच्छिक पद्धति है? कौन सी है? सत्रीगत, प्रणालीगत, क्वोटो और आपका क्या है, बहुस्तरीय यानी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्वोटो हो जाएगा। पहले भी हमने आई थिंक ये ऊपर किया था, गैर यादृच्छिक के ऊपर हमने क्वोटो को हमने पहले भी डिस्कशन किया था। ये रहा क्वोटो प्रतिचयन एक है गैर यादृच्छिक, और यहाँ पे भी इनडायरेक्टली यही पूछा हुआ है। यदि जनसंख्या वी जातीय हो यानी समजातीय ना हो, होमोजेनियस ना हो, निम्नलिखित में से कौन सी संभावित या प्रतिदर्श प्रणाली अधिक उपयुक्त रहेगी? तो इसमें कौन सी उपयुक्त रहेगी? सत्रीगत, क्योंकि इसके अंदर हम मल्टी स्टेज बनाकर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इनके देखिए इनके बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो आप पीछे वाले की चीज़ें भूल जाओगे। उसमें हम एक ही चार्ट में एक साथ सभी चीज़ों को समझेंगे कि किस में क्या होता है, बस बात खत्म हो जाएगी। वहाँ पे आपको क्वोटो पूछे चाहे कुछ भी पूछे आपको समझ में आ जाएगा भी हाँ हाँ क्या चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन संभाव्यता प्रतिदर्श प्रणाली नहीं है? कौन सी नहीं है? सामान्य यादृच्छिक, समूह प्रतिदर्श, निर्णयात्मक प्रतिदर्श और सुव्यवस्थित प्रतिदर्श। संभाव्यता की प्रणाली नहीं है तो आपका निर्णयात्मक हो जाएगा, ये आपकी संभाव्यता पर नहीं है। मैट्रिक्स के गठन के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इसमें हम अभी इसके लिए छोड़ सकते हैं, मैट्रिक्स आपको ना तो पढ़ाया गया होगा और मैट्रिक्स संगठन के बारे में आपको अलग से कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे। प्रतिदर्श संख्यांकी और उसके संगत समष्टि प्राचल के बीच अंतर क्या होता है? तो सिंपल है, इंग्लिश में दिया होता तो आप ज़्यादा आसानी से समझते हैं कि प्राचल और स्टैटिस्टिक के बीच में क्या अंतर होता है। उस अंतर को हम क्या कहते हैं? बेसिकली हम प्रतिचयन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। सिंपल सी बात है। इस बात की कितनी प्रायिकता है कि दो पासों पर आने वाले योग 8 के बराबर होगा? तो योग पूछा तो कि 6 गुना 36 यानी आपका जो टोटल सैम्पलिंग है वो तो 36 हो जाएगी, 36 सभी ऑप्शन में देवा। फिर देखिए कि 8 किस किस से बन रहा है, 1 और 7 बनता है,
तो 7 हमारे पास में होते नहीं है। 2 और 6 से बनेगा, फिर 3 और 5 से बनेगा, और उसके बाद हम देखें तो 4 और 4 से बनेगा, फिर उसके बाद हम देखें तो 5 और 3, फिर वही रिपीटिंग आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से आप 3 मत करना, आपको 6 करना पड़ेगा, 6/36, बिकॉज हमारे यहाँ पे देखिए इस पासे में 2 आ रहा है, इस पासे में 6 आ रहा है, तो इसका रिवर्स भी होगा ना। ये लास्ट टाइम अगर आपका फर्स्ट में 6 आता है और दूसरे में 2 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है इसके अंदर। किसी परीक्षण उपकरण को बार बार प्रयोग करने पर परिणाम की अनुरूपता निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? किसी परीक्षण उपकरण का बार बार प्रयोग करने पर परिणाम की अनुरूपता निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? तो आपको बताना है, ये आपकी विश्वसनीयता हो जाएगी, क्योंकि हमने बार बार किसी चीज़ का परिणाम निकालने के लिए परीक्षण किया है, तो उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। यदि आस्मिता तालिका जहाँ पे आपकी जो रो है वो क्या है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 4 है, और आप काई स्क्वायर टेस्ट कर रहे हो, तो आपकी स्वतंत्रता यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम की कोटि क्या होगी? तो r-1 इंटू क्या होता है, c-1, क्योंकि r-1 क्या है, पंक्तियाँ कितनी है, 3 है, 2 हो जाएगी कम करने पर 1, और 4 में से 1 गया तो 3, तो 2 3 6 हो जाएगी, आपका 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिचयन त्रुटि पाई जाती है। प्रतिचयन जो त्रुटि है वो किस में पाई जाएगी? तो पता ही है कि जनगणना से हमने सैंपल लिया, उसी में आपको त्रुटि मिलेगी, आपका क्या हो जाएगा, प्रतिचयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य वितरण में ±3 परिमाप विचलन लगभग कितने प्रतिशत समकों का कवर करता है? तो ये 99% करेगा, आपका 2 है तो ये 95%, और आपका 1 है तो फिर 90 के आसपास। एक निदर्शन आकार के मापने के लिए उचित निदर्शन त्रुटि है। एक निदर्शन आकार को मापने के लिए उचित निदर्शन त्रुटि क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए, समानुपात का अनुमान और माध्य इंटरवल का एस्टिमेशन ऑफ इंटरवल, और आपका क्या है, एस्टिमेशन ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें ये दोनों ही हो जाएंगे, आप लोगों को बताया हुआ है एस्टिमेशन की, अगर हम बात करें पॉपुलेशन एस्टिमेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समग्र माध्य का अनुमानित करने के लिए निदर्शन के आकार को मापने के लिए कितने कारक पता होने चाहिए? तो इसमें देखिए, आपको पॉपुलेशन का यहाँ पे समग्र माध्य को अनुमानित करने के लिए निदर्शन यानी पॉपुलेशन के बारे में पूछा है, तो इसमें आपको 3 फैक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको पूछे कि आपको पूछे कि पॉपुलेशन जो आपकी जनसंख्या है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर आते हैं, तो आपका इसमें बर्थ रेट आएगा, और डेथ रेट आएगा, और इमिग्रेशन, और जो है ना वो 3 फैक्टर आते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। जब किसी प्रतिचयन में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई चुने जाने की संभावना समान रूप से होने की हो तो क्या कहलाएगी? समान रूप से हम चुने जा सकते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, समान रूप से आपको पता है कि हम सभी को जब भी दे सकते हैं जब आपकी क्या हो, रैंडम सैम्पलिंग हो, तो इसमें समान प्रायिकता चुनाव विधि हो जाएगी। ठीक है, उद्देश्य में तो नहीं आएगा, कोर्टों में भी नहीं आएगा, और ये तो फिर अलग से दे ही रखा है। निम्नलिखित में से निर्देशन उपयुक्त नहीं है, कौन कौन सी चीज़ों में जो है आपका निर्देशन उपयुक्त नहीं है? नवजात शिशुओं का औसत भार सामान्य चुनाव से ठीक पूर्व वोटरों के विचार प्रतिशत कुकर की किस्म, तो इसमें ये जो है आपका उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिचयन त्रुटि केवल निम्न में ही पाई जाती है। किस में पाई जाएगी प्रतिचयन त्रुटि? तो ये आपको पहले ही बताया दिया था कि ये प्रतिदृश्य में पाई जाएगी, जनगणना में नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निदर्शन की जनसंख्या अध्ययन की प्रक्रिया है, किसके बारे में है ये आपको पता है, जनसंख्या के बारे में। रिपीटेड क्वेश्चन आपके पास आए हैं। ठीक है, देखिए मैं ये PDF आपकी डाल दूंगा, आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाना, जितना हो सके उतना। न्यायाधीश प्रतिनिधि होता है, किसका प्रतिनिधि होता है? ये समग्र का प्रतिनिधि होता है, तो इसके आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सामान्य बंटन की वैध विशेषता नहीं है? घंटाकार, असमित, मध्यम, तो इसमें तो सभी प्रकार की आपकी विशेषताएं, सॉरी यहाँ पे असमित, सामान्य बंटन में आपको असममित नहीं मिलेगा। ठीक है, असममित नहीं मिलेगा, घंटाकार और मध्य आकार शीर्षक में मिलेंगे, तभी सही, नहीं वाला भी गलत है। असममित होता है तो आपको अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं ना। किस प्रतिचयन में संपूर्ण जन समुदाय पार्श्विक रूप से समूह में विभाजित होता है? तो हम समूह में विभाजित किस में करते हैं? कोटो प्रतिचयन में। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से चयन करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आऊँगा, उसमें आपको पूरा सैम्पलिंग है, उसके टाइप्स है, उनको एक साथ बताऊँगा,
तो वो वीडियो आप जरूर देखना। इसके बाद देखिए आपके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे काल श्रेणी के बाद, और मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा वीडियो हो सके वो उतनी अवेलेबल कराऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक तबीयत ठीक नहीं होती फिर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी नहीं देखने को मिलते, और जो क्वेश्चंस मैं करवाना चाहता हूँ वो करवा भी नहीं पाता। तो इसमें जैसे जैसे सुधार आएगा हमारा जो है बेहतर क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।